कानून व्यवस्था की बात करें तो मायावती के टाइम से अच्छी कानून व्यवस्था यूपी में कोई नहीं दे पाया। मायावती ने करके दिखा दिया हमको। हम गरीबों को मकान दिया, शोहरत दिया, नाम दिया, तो हम लोग उसी को चाहते हैं, वो किसी नहीं चाहते हैं। लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन हमें नहीं चाहिए। राशन का पैसा अस्पताल में लगा, हमें दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, मिलावट कम होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हमें रोजगार चाहिए। इस सरकार में जो है दो चीज़ का विकास बहुत अच्छा हुआ है। हिंदू को मुसलमान से जुदा किया गया और मुसलमान को हिंदू से जुदा किया गया। सिर्फ विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। किसकी भी गवर्नमेंट बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो विकास करेगा वो वोट लेगा। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है बलरामपुर जिले में। 1996 में मायावती सरकार में इसे जिले की शक्ल मिली। राजा बलरामपुर के कामों को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी उनका जिक्र किया जाता है। आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं यहाँ का एक कॉलेज है और इसे भी राजा बलरामपुर ने बनाया था। राजा बलरामपुर ने ही दिल्ली का सीपी जो है उसकी भी ये कहते हैं कि आधा सीपी राजा बलरामपुर की ही एक सोच थी जो बाद में इस तरह की शक्ल अख्तियार की है। आज की सिचुएशन में अगर बलरामपुर के सियासी समीकरण की मैं बात करूँ तो यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। बलरामपुर से पलटू राम है जो राज्य मंत्री भी हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है और उनके पास जो है होमगार्ड जैसा विभाग भी मौजूद है। अगर जातिगत समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर 27% मुस्लिम हैं जो हार और जीत में निर्धारण रखते हैं। तो आइए चलते हैं मुसलमानों के बीच और जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। 45 शहर और 6,228 किलोमीटर का सफर और हर शहर के मुसलमानों के मन की बात हमने जानी। हर मुद्दे पर मन की बात सुनी। अब हम बलरामपुर में आ चुके हैं ये जानने आखिर कौन सी पार्टी यहाँ बलशाली है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है आज बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो बलरामपुर जिले में पिछले चुनाव में यहाँ की सभी सीटें जो चारों सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ। जामा मस्जिद ये इलाका है जहाँ पर हम आए हुए हैं। मारुल साहब, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे, क्या है, किन मुद्दों पर बलरामपुर का मुसलमान वोट करेगा? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है। हाँ। काम किया है? आपको लग रहा है मौजूदा गवर्नमेंट ने काम किया है? हाँ, मौजूदा विधायक ने काम किया है। अच्छा। चारों तरफ सड़कें बनवाई हैं, गरीबों को पैसा दिलाया है जिसको भी ज़रूरत हुई। अभी हाल में हमारे गदराहों में एक कायनात लड़की है, उसके ऑपरेशन के लिए विधायक पलटू राम ने 5 लाख रुपया दिलाया है। और जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है मुसलमानों के लिए तो विधायक पलटू राम आते हैं और उनका काम करते हैं। लेकिन ये माना जाता है अमूमन के मुसलमान जो है बीजेपी के साथ नहीं जाता। अब ये तो उनका अपना मुद्दा है, लेकिन बीजेपी में कोई नुकसान नहीं है। नहीं है नुकसान? सालों तक बीजेपी के नाम से डराया गया मुसलमानों को, लेकिन बीजेपी आई। नुकसान कुछ नहीं है। हम तो नहीं जानते कहीं डराया गया। हम तो बराबर अकेले जाते रहते हैं लोगों के बीच में, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। यहाँ विकास हुआ नहीं है और सबसे बड़ी बात है यहाँ महंगाई चरम सीमा पे है। सरसों का तेल है या और भी चीज़ें हैं, सब मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के उस पर होगा, विकास के मुद्दे पे। हाँ। लेकिन अब नारे लग रहे हैं अलग अलग। ये कहा जा रहा है 80 बनाम 20 होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इस बार जनता सिर्फ विकास पे वोट करेगी। हाँ। और किसी मुद्दे पर नहीं करेगी। मुद्दा क्या है इस बार यहाँ का? सिर्फ विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। किसकी भी गवर्नमेंट बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो विकास करेगा वो वोट लेगा। अच्छा, विकास हुआ है? नहीं, विकास कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसे के वैसे ही दिख रहा है। यहाँ भी देखिए आपको कोई काम भी नहीं दिखेगा। ये जो योजनाओं का दम भरा जा रहा है, कई सारी योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, श्रम कार्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं। क्या इन इलाकों तक वो सब योजनाएं पहुंची नहीं है? ODOP और इन सब का जो बता रहे थे कि हम 100% सबको आवास योजना देंगे, उसमें से 20% का ही मिला है। अच्छा। और लगभग हमारे ख्याल से 300 फाइलें ऐसी होंगी, हज़ारों फाइलें ऐसी होंगी जो 3 साल से अभी तक किसी को पैसे भी नहीं मिले हैं। अब तक तो जितने लोग आए सबों ने ठगा है। अब आने वाला ठग निकलता है कि ईमानदार निकलता है तो समय बताएगा, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अब जनता बदलाव चाह रही है। इस बार बदलाव इसलिए से चाह रही है कि जो ये मौजूदा सरकार है इसने हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया। हमें ये लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है।
सुरक्षित नहीं, क्या चीज़ है जो डरा रही है? इस 5 साल में ऐसा क्या बदल गया जिसको लेके आपको ये लगता है कि अब फ्यूचर सुरक्षित नहीं? हर चीज़, जैसे आजकल के नेताओं की जो भाषा है, जो भाजपा का अपना भाषा है, वो हम लोग को डरा रही है। उसके हमें ये अंदेशा है कि आने वाले में अगर ये रिपीट हुए तो हम लोगों को हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। बलरामपुर के जिस इलाके में हम थे, वहाँ के मुसलमानों ने हमसे साफ तौर पर कहा कि वो विकास चाहते हैं, फिर इसके लिए चाहे बदलाव ही क्यों ना करना पड़े। दूसरी बात ये कि कोरोना को लेकर भ्रम की स्थिति कुछ मुसलमानों में देखने को मिली। हैरत इस बात की हुई कि जब पढ़े लिखे मुसलमान भी कोरोना बीमारी का ठीकरा शासन सरकार पर फोड़ते देखे। हालांकि सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन वो सवाल इंतजामों को लेकर होने चाहिए। कोरोना का डर ज़बरदस्ती इधर दिखाया गया। 2 साल से हमारे स्कूल बंद हैं। हमारा गरीब जो बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता था बच्चा, वो नहीं जा पा रहा पढ़ने के लिए। मिडिल क्लास के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास फॉलो नहीं हो रहा है। तो इससे शिक्षा व्यवस्था ख़राब हुई जा रही है। जो शिक्षा व्यवस्था जो ख़राब हुई जा रही है, इसको भी हमें बचाना है। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर इकबाल साहब, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या कोरोना आपको लगता है सतही चीज़ है, सरकार की तरफ से चलाया प्रोपेगेंडा? क्योंकि आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर कोरोना सिर्फ इंडिया में सरकार का प्रोपेगेंडा होता, ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़ी। अभी जो इस वक्त कोरोना चल रहा है, ये इतना फैटल नहीं है। इसमें बस ये है कि बचाव करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन फैटल नहीं है ये। तो अब कोरोना को इतना ज़्यादा, कोरोना के लिए अब आपने स्कूल को बंद कर दिया और भी सारी चीज़ें जारी हैं। इसमें नेताओं का अपना इलेक्शन जारी है, हर चीज़ जारी है। क्या स्कूल बंद है? प्रोग्राम देखिए, कुछ अगर स्कूल बंद है इकबाल साहब, तो क्या सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं जा रहा? नहीं, सभी के लिए नुकसान हो रहा है। मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी की बात हो रही है कि पूरे जनमानस की बात हो रही है कि स्कूल जो बंद है उससे सभी पूरे जनमानस का नुकसान हो रहा है। तो इस पे भी अब जैसे कोरोना का ख़त्म हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट के भी आंकड़े आ रहे हैं कि कोरोना अब ख़त्म हो रहा है, तो अभी स्कूलिंग शिक्षा भी, स्कूलिंग सिस्टम भी इनको अब फ्री करना चाहिए। ठीक है, आपकी राय है। तो कौन दिख रहा है आपको कौन दिख रहा है जो बेहतर लग रहा है आपको? जो काम पहले किया है उसी को हम लोग मतलब सपोर्ट करेंगे। जो है कौन किया काम? सपा वाले ने। सपा का गढ़ है ये सीट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किसकी कानून व्यवस्था? ये गवर्नमेंट कहती है कानून व्यवस्था इसने बेहतर की है। किसकी कानून व्यवस्था बेहतर लगती है इकबाल साहब? योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, तो अगर कानून व्यवस्था के तौर पर तो मायावती जी के राज में बढ़िया था। मायावती जी थी तो कानून व्यवस्था का राज अच्छा था। सपा गवर्नमेंट थी, उसका भी ठीक था। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसने भी अपना काम किया, लेकिन इसमें जैसे आपने अभी सवाल किया कि मुसलमानों को क्या डर सताया जा रहा है, कि मुसलमान डरा हुआ है, तो आप खुद ही इतना हर जगह दौड़ा किए होंगे, अपना लोगों से बाइट लिए होंगे। मुसलमानों को इस तरह से डराया जा रहा है कि आप अपनी बात कह नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी अपनी बात हम कहना चाहें तो उस पर यह होता है कि फ़ौरन आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। बलरामपुर में भी दूसरी विधानसभा सीटों की तरह एक बात कॉमन मिली। दूसरी जगहों की तरह महंगाई, रोजगार बड़ा मुद्दा है। इस बीच मुसलमानों ने कहा कि अभी तक उनकी अनदेखी हुई, उनके वोट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब हालात बदलने पड़ेंगे। मुसलमान आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, जो उसे समझेगा वोट उसी को मिलेगा। मुद्दा ये कि महंगाई के मुद्दे पे हम लोग वोट देंगे। महंगाई है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि आप गैस का मैटर देख लीजिए, आप तेल का मैटर ले लीजिए कि कितना आदमी उलझा हुआ, कितने बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। 300-400 रुपये में गैस चला, अब 1000 रुपये में गैस चल रहा है। डीजल का मैटर ले लीजिए, 56-66 में दाम, आज 80-90-96 में चल रहा है। किसको अगर कहीं जाना आना हो, किस हिसाब से वो काम चले। हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार बदली जाए। सरकार ने मतलब जो पॉलिसीज लाए वो जन इनके दौर में कोई ऐसा काम नहीं हो कि मतलब आप खुशहाली आए। खुशहाली नहीं है, उनकी बुराई नहीं करे, लेकिन खुशहाली नहीं इनके दौर में। अच्छा 5 साल में योगी जी ने कोई काम नहीं किया? कोई ऐसा काम बताइए कि हम तो नहीं जानते कोई ऐसा काम कि आदमी खुशहाल रहे हैं। भाई ये जो चावल गेहूँ सब बढ़ रहा है, ये तो मुफाद के लिए बढ़ रहा है। ये तो अपनी सीट बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि भाई हमारा मतलब सीट मुकर्रर रहे। हम अगर ये चीज़ महीने में 1 बार 2 बार देंगे पब्लिक को तो हमसे खुश रहेंगे, लेकिन खाली अनाज देने से पब्लिक खुश नहीं रहता है। फिर इस बार किस मुद्दों पर देंगे वोट? महंगाई है और क्या, हर चीज़ में आग लगा हुआ है। जिसे देखो परेशान है, झोला लेके दौड़ रहा है रोटी के लिए, इसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस गवर्नमेंट से बताइए इतनी नाराज़गी क्यों?
गवर्नमेंट से नाराज़गी ये है कि हर आदमी एक अजीब तरह का एक दबाव फील कर रहा है, अजीब तरह का। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, क्या करें। बैंक में चले जाइए तो ये लगता है कि जैसे कोई नौकर खड़ा है, मुंह फेरे, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर साहब मोबाइल देख रहे हैं, डॉक्टर साहब अब रुक, अरे यार डॉक्टर साहब देख लो भैया, अब रुक कभी देखते हैं, ये क्या है। अखिलेश यादव के पीरियड में हर चीज़ मिलता था, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी को सुविधा मिलता था अखिलेश यादव के पीरियड में। और इस गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट में मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं। लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन हमें नहीं चाहिए। राशन का पैसा अस्पताल में लगा, हमें दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, मिलावट कम होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हमें रोज़गार चाहिए, हमें फ्री मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। हमारे युवा जितने भी वो पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है जी। आप 3 किलो 2 किलो चावल दे करके क्या जुबान को बंद करना चाहते हैं? 5 साल आपका कार्यकाल गुजर गया, 5 साल में आप कहाँ थे? 3 साल से 2019 से लेकर के ये 2022 चल रहा है। आपने इससे पहले कोरोना काल में 2 किलो 3 किलो चावल नहीं दिया। जैसा हर बार होता है वैसा ही असर बलरामपुर में देखने को मिला। बात विकास की हो रही है, मुसलमान विकास पर वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने खिलाफ दिए गए बयान भी चुभते हैं। साथ ही मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की खामोशी भी। ये सरकार में हुआ क्या है? सच बातों को दबाया गया है और झूठों को ऊपर किया गया है। इस सरकार में सिर्फ यही हुआ। हम बदनाम हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बीजेपी का विरोध करते हैं। हम जो भी बोलेंगे ये होगा कि भाई ये मुसलमान है, ये तो विरोधी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किसी मुसलमान ने इतना विरोध नहीं किया भाई। 5 साल उनकी भी गुजरी है। कल्याण सिंह के समय पे बाबरी मस्जिद शहीद हुआ, उस समय मुसलमानों ने इतना विरोध नहीं किया बीजेपी का। आज क्यों कर रही है? कारण इसको ढूंढे। जगह जगह जो है लिंचिंग हो रही है, उस पर सरकार खामोश है। क्यों खामोश है? क्यों नहीं बोल रही है? जबरदस्ती मुसलमानों को पकड़ के जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा। मैं अभी बोल सकता हूं, मेरा दिल है, मैं बोलूंगा जय श्री राम, लेकिन मुझसे अगर कोई बोलेगा जबरदस्ती बोलने के लिए, मैं नहीं बोलने जाऊंगा। मुसलमान की आबादी कितनी है और कितने लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली? जब इस मोहल्ले में कोई पाने लायक है ही नहीं तो किसको दे दिया जाए? अगर जो है, अगर ये मान के चलिए कि यहाँ पे 1 लाख की आबादी है और 10 लोगों को मिल गई है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना हकूक चाहिए, मुझे अपना हकूक चाहिए। इंदिरा गांधी आवास योजना भी चल रहा था, लोगों को मिल रहा था आवास। है मायावती जी आई, काशीराम आवास योजना चलाया, क्या उन्होंने नहीं चलाया? है जमीन भी दिया, घर भी बना के दिया। जबकि मैं मायावती का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो जनता के भलाई के बारे में सोचेगा, रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचेगा, रोजी के बारे में सोचेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। पूरे जिले में करीब 45% मुसलमान हैं, जो हर सीट पर अपना दबदबा रखते हैं। बावजूद इसके 2017 में बीजेपी ने 4 सीटों पर बाजी मारी। सवाल ये, क्या इस बार ये समीकरण बदलेगा? बलरामपुर जिला श्रावस्ती लोकसभा सीट में आता है और यहाँ के अगर मैं मुस्लिम किसी बड़े चेहरे की बात करूँ तो रिजवान ज़हीर नाम आता है। रिजवान ज़हीर यहाँ से 2 बार सांसद रहे, सपा से वो सांसद रहे, उसके बाद बसपा उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद फिर वो जब सपा में आए, अभी वो जेल में है और उनकी बेटी भी जेल में, उनके दामाद भी जेल में है। उनके ऊपर सपा के एक दूसरे नेता जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या का आरोप लगा और उनके ऊपर इस हत्या के लिए 120 धारा 120B के तहत मामला दर्ज हुआ, यानी कि हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। वो यहाँ के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में नाम आता था उनका। अभी तीनों लोग जेल में है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी बेटी यहाँ की तुलसीपुर जो विधानसभा है, वहाँ से सपा की सीट पर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। बलरामपुर के मुसलमान अपनी वोट की हैसियत जानते हैं, फिर भी उनकी बात अनसुनी रह जाती है। इसके पीछे कारण वोट बंटना है, लेकिन इस बार मुसलमान कम से कम एक मुश्त वोट का मन बनाकर बैठा है। अब जल्दी से अपन कुछ सवाल लेते हैं, उसके जवाब आपको देने। बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, मायावती, योगी, अखिलेश? बोलते जाए, नाम बोलिए। अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भाई जो भी आएगा अच्छा ही आएगा भैया। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ जी, आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अच्छा आप बताइए।
जो भी आएगा वो बेहतर होगा मेरे लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आप बताइए। अखिलेश। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता, मुसलमानों का अपना बड़ा, मुसलमानों के हितैषी बताते हैं अपने आप को। अब ओवैसी साहब अपना राजनीतिक कैरियर तो उनका है ही है, अपने हैदराबाद में तो नेता है ही हैं, उन्होंने अच्छे काम भी वहाँ किए हैं। मुसलमानों का यहाँ, उनका यहाँ पे कुछ होगा? अब यहाँ पे अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया उनका। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, चारों सीटों पे कुछ नहीं है यहाँ। अवैसी के बातों में दम है, लेकिन उनका भी जरूरत है नहीं यहाँ। बलरामपुर के मुद्दे, बलरामपुर के लोगों के मुंह से आपने सुने। बलरामपुर में ये कह रहे हैं कि विकास दूर दूर तक नहीं पहुंचा, तमाम पार्टियों को यहाँ के लोगों ने मौका दिया है, वक्त वक्त पर पार्टियां आई हैं और जीती हैं। बलरामपुर कांग्रेस का गढ़ था, फिर भी एसपी और बीएसपी ने पैठ बनाई। 2017 में बीजेपी का कमल भी खिला। ऐसे में साफ है कि यहाँ के लोगों का सियासी मिजाज बदलता रहा है। हाँ, अगर बात यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हो तो आज भी मुसलमानों को मायावती का शासन ही सबसे मजबूत और भरोसेमंद लगता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या है आपके मुद्दे इस बार जो इलेक्शन में रहेंगे? इसमें सर इलेक्शन के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हम लोगों को दुख है कि जो है विकास सिर्फ बताया जा रहा है कि देश में, प्रदेश में बहुत विकास है, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ सड़कें दिखाई दे रही विकास के नाम पर जो है, और गरीब होता जा रहा है, उद्योगपति होते जा रहे हैं। ये तो कह रही है योगी सरकार, तो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बेहतर कर दी है उन्होंने। पहले गुंडा राज होता, गुंडे की खेती होती थी, अब गन्ने की खेती हो रही। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का डेटा देख लें जो संसद में पेश किया है, उसमें तो क्राइम रेट बहुत बढ़ा है, औरतों के खिलाफ भी बढ़ा है, मर्डर की घटनाएं भी बढ़ी हैं, हर चीज़ बढ़ा है। जबान से कहने में और डेटा से कहने में दोनों में फ़र्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। तो कौन के टाइम पे ये लगता है कानून व्यवस्था सबसे बेहतर? कानून व्यवस्था की बात करें तो मायावती के टाइम से अच्छी कानून व्यवस्था यूपी में कोई नहीं दे पाया। और हमारे यहाँ से अलाउद्दीन खान लड़ रहे हैं बीएसपी से, उनका ज़्यादा चांस है जीतने का। अच्छा जी। तो बीएसपी का मतलब इस बार चांसेस हैं? रामपुर में हमेशा रहा है, वोट बैंक रहा है, बीएसपी का रहा है, लड़ाई में हमेशा रही। ये मुद्दा तो सिर्फ विकास का रहेगा, विकास जो भी करेगा उसके साथ हम लोग हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत वाली राजनीति है, इससे हम लोग जो है बहुत त्रस्त हैं। और दूसरी चीज़, महंगाई से बहुत परेशान है, आम गरीब जनता का उत्पीड़न हो रहा है। जगह जगह बिजली इतनी तेज़ी से इतना महंगा कर दिया है, पेट्रोल डीजल ये सब इतने महंगे हो गए हैं, इसकी वजह से गरीब जो है बहुत परेशान है। जो है 2 वक्त में 1 वक्त का खाना मिल रहा है उसको। बलरामपुर की गली गली में घूमकर हमने मुसलमानों के मन की बात और मलाल दोनों को जाना। मुसलमानों ने बीजेपी के विकास कार्यों को भी ईमानदारी से स्वीकारा और दिल पर चुभने वाले बयानों को भी बताया। उन्हें वोट देने से गुरेज नहीं, बस उन्हें अपनाया जाए, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। इस मामले में आज भी मुसलमानों के दिल में बीएसपी सरकार की तस्वीर उभर आती है। गवर्नमेंट के तौर पे किसको बेहतर देखते हैं, मायावती का शासनकाल, अखिलेश का शासनकाल या योगी आदित्यनाथ का शासनकाल? अब देखिए, विकास के मुद्दे पे देखा जाए, काम के मुद्दे पे देखा जाए तो विकास अखिलेश जी ने बहुत किया था। ठीक है। बेरोजगारों को रोजगार मायावती जी ने दिया था, और इसमें दोनों काम नहीं हो पाया, ना तो रोजगार कोई पाया और ना तो विकास ही हुआ। केवल फैक्ट्री लगा के रखे, केवल झूठाई से लोगों को बोलते रहे, काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। जी, मायावती जी बेहतर हैं, उनका शासनकाल अच्छा रहता है। और जो है हम लोग बलरामपुर ज़िले का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो ये है कि हमारे यहाँ बाहरी नेताओं को थोप दिया जाता है। ये आप 1957 से देख सकते हैं। अटल जी आए, यहाँ सांसद बने, उनके नाम पे भी कितनी सरकारें आई भाजपा की, लेकिन उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। चाचा नाम बताइए। अलादीन साहब, क्या है इस बार, क्या निकल रहा है वोट के पिटारे से? वोट के पिटारे से हम लोग मायावती को देना चाहते हैं वोट। अच्छा जी हाँ। क्या वजह है? बीपीएफ के वॉलंटियर हैं, सुरक्षा के लिए हमको आवास दिया गया, हमको मकान दिया गया, और कोई पार्टी आज तक पैदा नहीं हुई कि हमको ये लायक कर दी, मगर मायावती ने करके दिखा दिया हमको। हम गरीबों को मकान दिया, शोहरत दिया, नाम दिया, तो हम लोग उसी को चाहते हैं और किसी नहीं चाहते हैं। काम वाम ठीक रहा? जी हाँ।
शासन प्रशासन जी हाँ, बहुत उम्दा, बहुत बेस्ट शासन इतना रहा कि अधिकारी परेशान हो जाते थे। इतनी सख्त टाइट उनकी शासन है और कोई अधिकारी नहीं कर सकता। बलात्कार, चोरी, डकैती, राजनी, लूट मार, ये सब तीनों पार्टी करते हैं। मगर मायावती में कोई ऐसा शिकंजा नहीं है कि कोई माइक लाल कह दे कि मायावती में इतना धो मारी हुआ है। हम लोग उसी को चाहते हैं और हम लोग उसी को वोट देंगे। बलरामपुर में 35% मुसलमान हैं जो एक मुश्त जाकर किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार में फेरबदल करने का दम रखते हैं, लेकिन उन्हें ये तय करना होगा कि उनके वोट सिर्फ इस्तेमाल भर के लिए ना हो, जीत के बाद भी उनकी भागीदारी को पूरी तवज्जो मिले। हालांकि इस बार मुसलमान वोट सिर्फ रस्म अदायगी के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए देने का पक्का मन बनाकर बैठा है। वो विकास की उम्मीद किससे लगा रहा है, ये भी मायने रखता है। मुस्लिम यहाँ पर बहुतायात है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी की तरफ से भी उतारा गया है। उसके अलावा जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, उसमें भी कोर वोट यहाँ पर लग रहा है कि इस बार बलरामपुर जो कभी सपा का गढ़ था, उसके बाद बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली, लेकिन इस बार मामला बहुत उल्टा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बीएसपी भी यहाँ पर जोर मारती दिखाई दे रही है और वो लोगों के बयान से भी दिख रहा है। उसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि मायावती शासनकाल में जो कानून व्यवस्था थी वो हम अभी भी याद कर रहे हैं, किस तरीके से उस टाइम पर अधिकारी बात सुनते थे। इसका मलाल लोगों को आज सता रहा है। बड़े मियाँ की दरचले में बलरामपुर से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।